भूपेश बघेल जी, आपका स्वागत है। आप जब पिछली बार हम लोगों ने एक्चुअल ऑन ग्राउंड समिट किया था, आप तब भी आए थे। उसके बाद ऑफ कोर्स आपके बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गए अपने राज्य के अलावा। अब आप सारे चुनाव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सब यही जानना चाहते हैं सर, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये खबर आई है कि फार्म लॉस, किसान कानून जो हैं वो वापस ले लिए। इसका क्या प्रभाव आपको दिखता है? उत्तर प्रदेश अभी लगातार मैं जा रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि योगी की सरकार को हटाना है और उसके बीच में अभी असमंजस की स्थिति है कि योगी की जगह किसको लाएं। ये जरूर वहाँ के मतदाताओं के बीच में बात है। इसमें अभी पिछले दिनों पिछले सालों से महीनों से कह सकते हैं, प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा कर रही हैं और जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यहाँ चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे महिलाएं हों, उनके बीच वो पहुँच रही हैं और आंसू पोंछने का काम करे, चाहे किसान क्यों ना हो। और उसे गिरफ्तार भी किया गया, बेवजह परेशान भी किया गया, फिर भी वो अपने मुद्दे पे डटी रही। तो एक लड़ने वाले चेहरा वो सामने दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि इस बीच में लगातार प्रियंका जी ने संगठन की मजबूती के लिए काम किया है, चाहे वो संभागीय स्तर का हो, जिला स्तर का हो, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर का हो, चाहे वो बूथ लेवल के हो। उसमें काफ़ी उन्होंने मेहनत की और उसी का रिजल्ट है कि आप चाहे बनारस की सभा कहें, चाहे वो गोरखपुर की सभा कहें, बुंदेलखंड की बात कहें, चाहे मुरादाबाद की सभाएं में जो आप भीड़ देख रहे हैं, वो संगठन के कारण से ही संभव हो पाया। तो बहुत तेज़ी से यूपी में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है प्रियंका जी के नेतृत्व में। दूसरा जो सवाल आपने किया किसान के मुद्दे, किसान के मुद्दे में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम किसानों के लिए किए। किसान ये कह रहे थे हमने तो मांगा ही नहीं, जो ज़बरदस्ती आपको हमको थोप रहे हैं। और किसान इस बात को लगातार कहते भी रहे और हम लोगों ने कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सबने विधानसभा में इसके खिलाफ में बिल पारित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंदोलनकारियों को कभी ठलुआ कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा, कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी, पता नहीं किस किस विशेषण से उनको विभूषित किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है कि जब कानून वापस ले लिए तो उसे क्या क्या कहें। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं कि हम समझा नहीं पाए। वो अभी भी गलती अपनी नहीं मान रहे हैं, भले वो वापस ले लिए, प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांग लिए। वैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो माफ़ी मांगते नहीं और अपने लिए गए फैसले वापस नहीं लेते, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वो अपने फैसले लगातार वापस ले रहे हैं। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे जैसे अभी हिमाचल और हरियाणा और कर्नाटक जैसे उपचुनाव की जो रिजल्ट आए, उसके बाद रोज़ पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे थे और जिस दिन भाव नहीं बढ़ता था तो मीडिया में, टेलीविजन में पट्टी चलती थी कि आज पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं बढ़ा। अन्यथा रोज़ किसी दिन 30 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया रोज़ बढ़ रहा था। लेकिन एक रिजल्ट, उपचुनाव के रिजल्ट ने केंद्र सरकार को बाध्य कर दिया कि 5 से 10 रुपया, 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कम किया है। तो जनता ने एक सबक सिखाया तो दम से महंगाई नीचे आ गया। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता। महंगाई यदि कंट्रोल करना है, यदि यूपीए के सरकार के समय यदि आपको डीजल और पेट्रोल चाहिए तो यूपी और उत्तराखंड में उनको हराना पड़ेगा। ये मन तो बना लिए। ये स्थिति पूरे किसानों के बीच में है, मतदाताओं के बीच में। बट यूपी में आप ऑफ कोर्स जब आप कह रहे हैं कि वो हार गए थे, आप तो बाईपोल की रिजल्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो हिमाचल वाले जहाँ पे वो सारे सीट हार गए थे, तो उसके बाद उनको सोचना पड़ा और इमीडिएटली बिल्कुल। लेकिन सर स्पेसिफिकली अगर हम ये किसान कानून की बात करें तो बस उस चुनाव के बारे में ये, और अब मतलब आप ग्राउंड में क्या सुन रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हो रहा है? क्योंकि हम लोग जब
यहाँ से देखते हैं तो फिर यही लगता है कि किसान का जो इम्पैक्ट था वो वेस्टर्न यूपी की बात करें बस वहीं तक था। क्या आप कहेंगे कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसका मतलब आपको इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, यदि एक जगह हिमाचल प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव हुए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ की जनता का रुझान क्या है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है दूसरे दिन कि महंगाई के कारण से हम चुनाव हारे। क्योंकि मैं भी उस चुनाव में गया था, एक ही सभा संबोधित किया था और उसमें महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा था। और जयराम ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि महंगाई के कारण से हारे और तुरंत 5 से 10 रुपया डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी की गई। इस वाले मामले में जो लगातार कहते रहे कि ये कानून काले नहीं है, लेकिन जैसे वापस लिया पूरे देश के किसानों ने मान लिया सच में ये काले कानून है, वो काले ही थे, इस कारण से इसको वापस लिया गया है। और ये स्वीकारोक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है और उसे स्वीकार करना पड़ा। तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में किसान वर्ग नाराज है, इसलिए कि उनके साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। ये सरकार लगातार किसानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। एमएसपी दे नहीं पा रही, अभी किसान कह कि हमको एमएसपी दिया जाए, जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से एमएसपी में खरीद रहे हैं उनका धान। और दूसरी बात है, इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ 9,000 के हिसाब से दे रहे हैं। केवल धान नहीं, खरीफ फसल में सभी को इनपुट सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो इसका अर्थ आज की तारीख में यदि कहा जाए तो किसानों को 2540 रुपये पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में। और जबकि आप यूपी में चल दीजिए या दूसरे राज्यों में चल दीजिए जहाँ खरीदी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ 1000 रुपये 1200 रुपये में धान बेचने के लिए बाध्य है। तो किसान यदि भारत सरकार यदि एमएसपी घोषित किया 1940 रुपया, तो किसान को 1940 रुपये मिलना चाहिए। फिर वो 1200 रुपये में क्यों धान अपना बेचे? तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ये जो किसान मांग रहे हैं एमएसपी पे कानून, अलग सा कानून होने चाहिए, तो वो बिल्कुल मुमकिन है? क्यों नहीं? जब छत्तीसगढ़ में हम एमएसपी में खरीद रहे हैं, 1 साल से नहीं, हम 20 साल से खरीद रहे हैं। उनकी सरकार की तब भी एमएसपी में खरीदी होती थी। हमने 2000 जब छत्तीसगढ़ बना उस समय हमने व्यवस्था की थी, और वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग उसमें मंत्री थे, और तब से वो व्यवस्था चली आ रही है। और आज छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है, पंजाब में एमएसपी में खरीदा जा रहा है, हरियाणा में खरीदा जा रहा है। तो फिर दूसरे राज्यों में एमएसपी में क्यों खरीदी नहीं होना चाहिए? और केवल एमएसपी की बात क्यों, आज पूरे देश में डीएपी की कमी है। सामने रबी फसल है, लाइन लगी हुई है। जहाँ पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव हैं वहाँ डीएपी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश जो उनके ही राज्य है, उनके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ डीएपी नहीं मिल रहा है। तो डीएपी क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार? ऐसा क्या कारण है? क्या रकबा बढ़ गया, या किसान बढ़ गए, या डीएपी के कमी आ गई, या फिर जो विदेशों से जो रॉ मटेरियल आता था उसमें कहीं ब्रेक लगा है क्या? ये भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो सर, ये तो आपने एस्टैब्लिश कर दिया, आपने कह दिया कि बीजेपी बैकफुट में है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। जितने उनके सीट आए थे वो तो बहुत सारे सीट थे, तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या कांग्रेस को कुछ मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी? हमारी पूरी कोशिश है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में। तो लगातार कांग्रेस की स्थिति सुधरते जा रही है। हमें विश्वास है कि ये जो रिजल्ट जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। चौंकाने वाले। पिछले बार सर आपके 7 सीट आए थे, तो कितने सीट आपके लिए एक्सेप्टेबल? क्योंकि देखिए, हम तो सभी 403 सीटों में हम मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई भी हम उतने करेंगे। रिजल्ट कितना आएगा वो तो समय बताएगा, और मैं कह रहा हूँ, पहले ही कह चुका हूँ, चौंकाने वाले आएंगे। बट कितने में आप कहेंगे कि ठीक है, हमने शुरुआत की है और इसमें हम किसी सीट को कमजोर नहीं आंक रहे हैं, किसी सीट को हम सामने वाली चुनौती नहीं है ऐसा भी नहीं मान रहे हैं। हम सभी सीट को चुनौतीपूर्ण मानते हैं और सभी सीट की लड़ाई हम कर रहे हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि आपके 0 आने वाले हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 0 आने वाले हैं। अब अखिलेश जी 5 साल तो घर से निकले नहीं। वो धरना भी देते थे तो अपने बंगले में धरना देते थे, सड़क पे कभी आए नहीं। अब चुनाव आए तब आए। जब आपके लखीमपुर में जब घटना घटी, अखिलेश जी कहाँ थे? जब हाथरस में घटना घटी तब कहाँ थे?
जब आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा था तब वो कहाँ थे? जब लाइन में लगे हुए किसान की मौत हो जाती है ललितपुर में, तब अखिलेश जी कहाँ है? तो केवल वोट के लिए आएंगे। अब जनता जो है, जनता देख चुकी उत्तर प्रदेश के, हमने जाति के आधार पर वोट दे के देख लिया है, धर्म के नाम से वोट दे के देख लिया है। अब हम अपने मुद्दे पे, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, वो अपने मुद्दे पे वोट करेंगे और ये एड्रेस करने काम, उन मुद्दों को एड्रेस करने काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, अगर ये देखें जो आप अखिलेश जी के बारे में कह रहे हैं, और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में प्रियंका जी और अखिलेश जी में थोड़ी बहुत मतलब अनबन है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। उन्होंने भी अब कांग्रेस के बारे में ज़ीरो कहा, जो आप कह रहे हैं वो प्रियंका जी ने भी कहा। तो आपको नहीं लगता है, और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ऑपोजिशन वाले जो हैं वो एक दूसरे में ही लड़ते रहते हैं और इसमें हमारी लड़ाई बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं? देखिए, हम तो लगातार जब से हम लोग विपक्ष में हैं तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी जब से प्रभार संभाली हैं तब से लड़ाई लड़ रहे हैं और 18,000 हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, जेल गए और 3 दिन से लेके 3 महीने तक जेल में रहे। वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो गरीबों के हक की बात हो, दलितों तक हक की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे वो कोरोना काल में क्यों ना हो, उस समय भी कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय रही है। वैसे आप लोगों की स्ट्रैटेजी, सर, आई नो कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, वो था कि महिलाओं के बारे में जी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अलायंसेस की कुछ अलायंसेस, बिकॉज बाकी लोग बहुत सारे अलायंसेस गठबंधन कर रहे हैं और शायद यही कहा जाता है कि चुनाव में यही की होता है कि वही जीतेंगे जिनके अच्छे ठीक तरीके के गठबंधन हो। देखिए, अलायंस तो सत्ताधारी दल के लोग भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही, लेकिन सब छोटे दलों से कर रहे हैं। अखिलेश जी भी घोषणा कर चुके हैं हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, मायावती जी भी कर चुकी हैं कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, और पिछले दिनों प्रियंका जी ने भी कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अब सब लोग अकेले ही मैदान में उतरेंगे। और इससे वोट नहीं डिवाइड होगा, आपको नहीं लगता है? देखिए, जो सेक्युलर वोट है हम लोग जिसकी बात करते हैं, हम लोग समझ रहे थे, जब मैं भी यूपी नहीं गया था तब समझता था कि दूर से बड़े बड़े जो दल हैं वही पार्टियां हैं, लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे दल बने हुए हैं और उनके अपने अपने विचारधारा है। तो सब लोग उसी के पीछे चल रहे हैं, उसको साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी भी जो समान विचारधारा के लोग हैं जो हमसे मिलकर लड़ना चाहते हैं, उन सबसे हम लोग समझौता भी कर रहे हैं। इतने सारे जो भाजपा के नेता हैं पूर्व कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में अभी भी लोग गए हैं, क्या उसका थोड़ा सा आप लोगों को डिसएडवांटेज है कि आपके इतने लोग दूसरे पार्टियों में चले गए हैं? अब हाल ही में कुछ लोग RLD भी गए हैं, कुछ लोग सपा भी गए हैं, तो कांग्रेस का जो ये एक्सोडस चलता रहता है ना सर। देखिए, चुनाव के समय तो आया राम गया राम चलता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे वो दल बदल कर आते हैं, चाहे वो आसाम के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के क्यों चुनाव न हो, खूब दल बदल कर आए। लेकिन अब वो जो हाथ जले हैं ना उनके वहाँ पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से वो उसमें शायद कमी आई है। उत्तर प्रदेश में उस प्रकार से वो नहीं कर पा रहे हैं, या उसका इंटरेस्ट घट गया है, या समझ लिए हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि यूपी में उस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं अपना रही है। बंगाल के बारे में मेरा एक सेपरेट सवाल है, बट उसके पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ सर, कुछ सुनने में आया था कि हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस और सपा की जो टाइप हुआ था उसके अच्छे परिणाम नहीं आए, इस वजह से कोई उस तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा बातचीत करने की कोशिश की थी अखिलेश जी से? जी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में जो गठबंधन हुआ, हालांकि हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन हमको नुकसान हुआ, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी अखिलेश जी के थे उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। आपकी गलती नहीं थी?
हमारी गलती तो थी नहीं, सत्ता में तो वो थे, गठबंधन हुआ तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। इस बार आप जानते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि पिछली बार भी साथ था, अगर आप बहुत इम्प्रूव भी करें, आप कह रहे हैं चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डर तो नहीं लगता है कि आपकी ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, मतलब भाजपा सरकार में है, वहाँ पे इतने उनके लोग हैं, अखिलेश जी सब लोग कह रहे हैं कि शायद वो ये करें, उनका टाई अप शायद आम आदमी पार्टी के साथ भी हो जाए, अभी उनके टाई अप राजभर जी से है, आरएलडी से भी होने वाला है। तो अगर इसके परिणाम ठीक न आए तो प्रियंका गांधी तो यूपी जनरल सेक्रेटरी के तौर से ही वो आई थी और उन्होंने यूपी पर ही पूरा ये रखा है, तो उनका करियर जो है पॉलिटिकल, जो उन्होंने 2019 में शुरू किया, उस पे वोंट इट हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन दैट? देखिए, एक तो बहुत जुझारू और संघर्षशील महिला है और उस जगह का उन्होंने इंचार्ज लिया जहां हमारे पास खोने कुछ नहीं है, तो अब जो कुछ भी मिलेगा हमको पाना ही पाना है वहाँ। मैं नहीं समझता कि प्रियंका जी के व्यक्तिगत उससे कोई नुकसान हो गया, कि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 32 साल से विपक्ष में हमारे पास खोने का कुछ नहीं रहा। 7 सीट पिछले समय थे, उसमें भी 2-3 लोग इधर उधर हो गए, तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये सब जानते हैं। तो जो कुछ पाएंगे वो प्रियंका जी के मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हमको रिजल्ट मिलेगा। आप बंगाल की बात करते हैं, भूपेश जी आप इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप सीएम ना के तौर से, वैसे सीएम की तरह से भी, बिकॉज जैसे आप सीएम हैं, ममता बनर्जी भी वहाँ पे सीएम है, एंड वो कहा जाता है कि भाजपा ने बहुत कोशिश की बंगाल में, तो एज समवन हु इज सच एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एंड ऑल्सो अ पॉलिटिकल वॉचर, बंगाल से आप क्या लेसन्स बाकी लोगों को, ऑपोजिशन हो या फिर कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हो, बंगाल के चुनाव से क्या हमें सीखने को मिलता है? देखिए, चुनाव अपने आइडियोलॉजी में लड़ना चाहिए और हर बार आप धार्मिक ध्रुवीकरण करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते और आप किसी को अपमानित करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। जिस प्रकार से दीदी वो दीदी और प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत यदि किसी महिला के बारे में बोले तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने उसे अपने स्वाभिमान पे लिया और फिर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा के जो महिलाएं निकली, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जो हर्ष हुआ और दोनों का जो हर्ष हुआ सब देख रहे हैं। तो वो एक उस प्रकार से ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि जनता से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको अपने मुद्दों पे वोट करना चाहिए। जो देश की जो समस्याएं हैं, खुद की जो समस्याएं हैं, उस पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, गरीबी पे, विकास के मुद्दे पे, इस पे हमको आना होगा। बचत तो हमारी जाति है, हमारे जिस धर्म को मानते हैं उसमें हम सबको गर्व है, उसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे चुनाव आता है तब आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जनता को देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं और इस कारण से बार बार उस मुद्दा के लिए आते हैं और ये देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है। लेकिन आप लोग भी तो इस ट्रैप में फंस जाते हैं वकील सर। बिल्कुल नहीं फंसते हम तो, क्योंकि बीच में आप लोग बजाय उसके बात करने की कि प्राइस राइज और आप जो कह रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस वगैरह, आप लोग हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, आरएसएस पे ये फिर उनका एजेंडा पे आप नहीं चले जाते? सुमित्रा जी, ये जो हिंदू और हिंदुत्व की जो बात है वो सावरकर जी 1925 में कहे थे और उस समय देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया था। जो गांधी जी का जो रास्ता है उसको देश ने स्वीकार किया था। जब 1925 में जब वो बात कहे थे तब आप स्वीकार कर देते, आप आज उसमें बहस करने की कोई औचित्य नहीं है। जो ये लोग हमेशा डराते हैं कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, और 3 ठो तो देश है हमारे जो हिंदुस्तान से अलग, मतलब एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, तीनों को जोड़ेंगे तो भी 50 करोड़ नहीं होता उनकी संख्या, तो कहाँ से हमसे ज़्यादा हो जाएंगे भाई। तो जिसको कब से डरा रहे हैं, आज़ादी के पहले से, और वो डर आज तक है। तो डर से आप राजनीति न करो, डरा डरा कितने दिन तक लोगों को आप छलेंगे, और ये उचित नहीं है। आप यदि सत्ता में बैठे हैं तो आप बताएं कि क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, किसान के लिए क्या कर रहे हैं।
और केवल ठीक है, सड़क है, बिजली है, आपके बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी विकास की श्रेणी में, लेकिन मानव विकास में आपका योगदान क्या है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पे जोर नहीं दे रहे हैं। और इसी कारण से भारत सरकार शायद आजकल अब डेटा वगैरह सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई बहस ना कर सके। डेटा ही नहीं रहेगा तो चर्चा कैसे होगी? तो आजकल डेटा छुपाने का जो काम है वो भारत सरकार बहुत बखूबी कर रही है। आपने बंगाल के बारे में इतना इंटरेस्टिंग कहा, तो फिर ममता बनर्जी आप लोगों से इतनी खफा क्यों है? अब वो मैं तो पूछता हूँ भाई कि शरद पवार जी से मिले तो उन्होंने कहा कि यूपीए जैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी मिले, उनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन अभी तक किसी से बताया नहीं। उन्होंने बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री से मिले। जब पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे तब तेवर आपके क्या थे, और अभी जब मुलाकात हुई तो निकले हैं, सप्ताह भर हो गया, उसके बाद चुप हैं। तो और उसके बाद हमला कांग्रेस पे कर रहे हैं, उसे मिलने के बाद कांग्रेस पे हमला हो रहा है। यदि आप यूपीए नहीं हैं तो फिर कांग्रेस पे हमला क्यों कर रहे हैं? आपको हमला, यदि आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निर्वहन करूंगी, तो फिर आपको सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार उसके खिलाफ हमला करना चाहिए। तो आप किस एजेंडा में काम कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए ममता जी के कदमों को लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो देख रहे हैं कि वो उसका कदम कैसे पड़ रहा है। आपका इशारा ये है कि ममता अब एनडीए वापस जा रही हैं? भाई वो कुछ भी कर सकती है। भाजपा को तो बंगाल में खड़ा करने वाली ममता जी हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी था क्या? ममता जी ने तो भारतीय जनता पार्टी की स्पेस दिया था बंगाल में, तो वो तो किसी दल के साथ भी जा सकती है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस से निकल के वो अपने दल बनाया, उसके बाद भाजपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किए। तो वो उसकी जो राजनीति है, उसके कदम किस प्रकार से पड़ रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। बट आपके भी एलाइज हैं। आज सामना में भी छपा है बघेल जी, वो मतलब ऑब्वियसली शिवसेना वाला कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने आप में पूरी यूनिटी लानी चाहिए, और यहाँ पे आप लोग सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गलत नहीं आना है? चाहिए, बिल्कुल सबको आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को अपमानित करके आप उसको सहयोग ले पाएंगे। आपको सहयोग लेना है तो आपको सम्मानपूर्वक आपको व्यवहार होना चाहिए। तो इन प्रिंसिपल आप लोग सब मानते हैं कि हाँ, विपक्ष में जो तृणमूल हो, पवार साहब की पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, सब लोग मिलजुल के बैठ के आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मोदी वर्सेस हु, इस प्रश्न का जवाब आप लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे, या फिर आपके मन में ऑलरेडी ये है कि मोदी वर्सेस राहुल इन 2024? देखिए, ये तो एक एनडीए है, दूसरा यूपीए है, अभी तक यही रहा है और वही फॉर्मेशन चला आ रहा है। तो यदि उस फॉर्मेशन पे काम हो रहा है तो अच्छी बात, उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इस पे विपक्षी दल के लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, और लीडर भी डिसाइड करना चाहिए। लीडर विचार विमर्श बैठेंगे तो चर्चा हो ही जाएगी, उसमें क्या है। बट इस तरीके से नहीं, ममता जी जिस तरीके से ममता डांट रही है उस तरीके से आपको पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं, आप अपमानित करके किसी सहयोग नहीं ले सकते आप। अब यूपीए जैसी कोई चीज नहीं, जो यूपीए 10 साल इस देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया जी थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल सरकार में रहे और उसके बाद लगातार लड़ाई लड़े हैं, तो फिर भी यूपीए के ही बैनर तले हम लोग लड़े हैं और एक दूसरे को सहयोग भी किए हैं। तो फिर आज अचानक आप नकार देंगे, आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज को? सर, एक शख्स का नाम जो हर बार लिया जाता है, और वो आपके पार्टी कॉलीग हमने सुना था बनने वाले थे, आप उनसे मिले हैं? प्रशांत किशोर। मैं तो केवल नाम सुना हूं भाई, लेकिन वो उसका तो रोजगार है चुनाव लड़ाना। किसी आइडियोलॉजी जुड़े हुए हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता किसी आइडियोलॉजी जुड़े हैं। वो कभी भाजपा के लिए काम करते हैं, कभी जेडीयू के लिए काम करते हैं, कभी हमारी पार्टी के लिए भी काम किए, ममता जी के लिए काम किए। अभी फिर पंजाब में भी वो शायद उनका एग्रीमेंट हो रहा था। तो वो उनका बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह लेते हैं चुनाव को और उस प्रकार से वो
हैंडल करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि यदि राजनीतिक व्यक्ति के रूप से देखा जाए तो जेडीयू के उपाध्यक्ष थे, उसके उस रूप में उसका कोई भूमिका या कोई सहयोग राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ा। तो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे सीईओ हैं। बट वो तो आपकी पार्टी में आने वाले थे सर। ये आपकी जानकारी होगी, मुझे जानकारी नहीं है। सर इससे पहले जो सेशन था उसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो आपके कॉलीग हैं पंजाब से, वो आए थे, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। और कौन कौन आए थे? चन्नी जी भी आए थे और भी आए थे, और अमित शाह जी थे। अमित शाह, उसके बारे में नहीं कहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अमित शाह जी ने ये कहा कि आई मीन वो भी फार्मर्स के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि पंजाब में क्या इम्पैक्ट होगा। बट मैं चन्नी जी के बारे में ये पूछ रही थी आपको कि उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि ये जो एक नया युग आया है, और मैंने इसलिए मैं ये क्वेश्चन ला रही हूँ क्योंकि आप भी चन्नी जी की तरह हैं, you're all seen as street fighters and you've grown within the ranks in the Congress. तो आपको लगता है कि पार्टी में कुछ चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, जैसे वो कह रहे थे, जिसमें नई तरीके के लोग और नया लीडरशिप बन रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल सही बात है। चन्नी जी अपने अनुभव के आधार पर कहें, बिल्कुल सही कहें उन्होंने कि कोई पंजाब में कोई उम्मीद नहीं कर सकता कोई अनुसूचित जाति के कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो सबके लिए बिल्कुल एक आश्चर्य वाली बात थी, और चन्नी जी बहुत काबिल नेता हैं और बहुत जल्दी उन्होंने सबको संभाल भी लिया। मैं उन्हें, मेरी शुभकामनाएं उनको। तो ये जो सब लोग यही पूछते रहते हैं सर, ये ग्रुप 23 का भी यही कहना था कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी आनी चाहिए और बहुत जल्द आनी चाहिए। तो फॉर पीपल लाइक यू विद इन, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट टू अदर्स दैट व्हाट कीप्स यू रूटेड देयर? बिकॉज जो बाहर से लगता है कि लोग जो हैं कांग्रेस के, वो बिल्कुल हर बात पे वो छोड़ के जाना चाहते हैं। देखिए, जो उनकी मांग थी कि चुनाव होने चाहिए, तो चुनाव घोषणा हो चुकी, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। मेंबरशिप टाइप सभी राज्यों में चल रहा है। मेंबरशिप समाप्त होगा, फिर बूथ के चुनाव होगा, फिर ब्लॉक के चुनाव होंगे, फिर पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट के चुनाव होंगे, फिर प्रदेश के चुनाव होंगे, फिर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होंगे। लेकिन अमित शाह जी के बारे में कुछ पूछ रहे थे आप, तो आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? केवल कांग्रेस नहीं, वो क्या बोले कि उसमें कोई सवाल हो तो पूछिएगा। केवल कांग्रेस के बारे में पूछेंगे आप? अमित सरकार में बैठे हैं, उसके बारे में कुछ सवाल पूछे। देखिए, दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सवाल केवल हमसे पूछे जाते हैं। सवाल जो सत्ता में बैठे हैं, जो शीर्ष में हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए, और वो सवाल होते नहीं साहब। सर, हमने पूरा सेशन शुरू में ही ये कहा कि तो खाद क्यों नहीं मिला पूछेंगे आप? क्योंकि खाद का मुद्दा बड़ा है, और अमित शाह जी खाद क्यों पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं पूरे देश में, ये सवाल पूछा। खाद के बारे में, किसानों के बारे में बिल्कुल पूछा है। खाद के बारे में, तो किसान की समस्या क्या? अभी जो रबी फसल है उसमें खाद चाहिए, खाद क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा पूरे देश में? ऐसा क्या कारण है कि एक समय कोयला पूर्ति नहीं होती, एक समय आपके वैक्सीन की पूर्ति नहीं होती, तो कभी अब रासायनिक खाद की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये पूर्ति नहीं कर पाते भाई, ये संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। उन्होंने कोयले की बात की, उन्होंने यही कहा कि हम लोग मीडिया पे गुस्सा हो रहे थे कि हम लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि 4 दिन में ख़त्म होने वाला है सप्लाई, लेकिन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आप फिर भी नाराज़ हो रहे हैं। नहीं, कोयले के कितने ही, अब तो हमारे यहाँ मेरे प्रदेश में तो कोयला उत्पादन होता है ना, ACCL के 52 खदान चलते हैं। वो जो डेड स्टॉक है उसको निकाल के भेजा गया, तब जाके पावर प्लांट की चिमनी से धुआं उगला है। ये डेड स्टॉक को नहीं करते तो जो उत्पादन है वो उतना नहीं है। और जो 2014 में आए थे कि कहे थे हम उत्पादन दुगुना कर देंगे, आज से दुगुना नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि हम ये जो 2.5 करोड़ 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, हम वो पैसा लाएंगे। कहाँ है? कितने बार नीलामी कर चुके हैं, और क्यों लोग नहीं खरीद रहे हैं? सारे खदान नीलामी होती है, कोई खरीदार नहीं था, क्यों? तो जो बात 2014 में बोले हैं वो आज दिखना चाहिए ना। सवाल तो ये इस बात का है, वो पैसा कहाँ है? 1,86,000 करोड़, और वो चीज़ कहाँ है कि आप 5 साल में आप उत्पादन दुगुना कर देंगे? वो तो हो नहीं रहा। और सवाल आज DAP का है।
डीएपी क्यों नहीं मिला? क्या यहाँ के जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो उत्पादन करना बंद कर दिया, या फिर जो विदेशों से रॉ मटेरियल आते थे वो क्या आना बंद हो गया? क्या आपके उस देश से आपके संबंध खराब होने के कारण से, या रेट बढ़ने के कारण से, या ट्रांसपोर्टेशन में किस कारण से वो आपूर्ति नहीं हो पा रहा है रॉ मटेरियल? हमको किसानों को खाद से मतलब, लेकिन किस कारण से नहीं, इस देश को बताना चाहिए। सवाल तो ये है। तो ये सब जो सवाल आप कह रहे हैं सर, जो अगर आप लोगों से बात करें, इनफैक्ट उनका भी, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये सब सवाल जो है ऑपोजिशन वाले, आपने अखिलेश के बारे में ये कहा कि, बट लोग ऑपोजिशन के बारे में जनरली कहते हैं कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट कर देते हैं, लेकिन सड़क पे नहीं आते हैं। और क्या बंगाल से हमें वही सीखने को मिला कि अगर आप बिल्कुल प्रोटेस्ट सड़क पे ना आए तो फिर आपकी बात कोई नहीं सुनता? मैं सुनेत्रा जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मेहनत का, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। आप उससे जी नहीं चुरा सकते। केवल बयानबाजी कर देने से, सोशल मीडिया में ट्वीट करने दे से, व्हाट्सएप में मैसेज भेज देने से बात बनेगी नहीं। आज भी जब तक कि हम लोगों से नहीं मिलेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, अपने मुद्दे घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब बात नहीं बनेगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और करना चाहिए। तो क्यों, मतलब आप मानेंगे कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट? बिल्कुल है। और मैं सर इतना भी, आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग कहते हैं कि क्यों आप लोग हमसे पूछते हैं, हम लोग सबसे ही पूछते हैं, कुछ जवाब देते हैं, आप जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं। नहीं, केवल हमारी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, हमारी सरकार के बारे में पूछ लीजिए भाई। सर लेकिन ये बिल्कुल, मतलब आपके जो लोग ही हैं जो रिफॉर्म, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जब छत्तीसगढ़ में हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, और न केवल धान बल्कि बरसात में होने वाले सारे फसलें हम खरीद रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और उसके साथ 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती? जब हम लघु वनोपज खरीद रहे हैं, भारत सरकार उसके सबकी खरीदी की व्यवस्था और उसके वैल्यू एडिशन के लिए क्यों व्यवस्था नहीं कर रही है? भारत सरकार मिलेट्स के समर्थन मूल्य क्यों घोषित नहीं करती? उसकी खरीदी की व्यवस्था क्यों नहीं करती? आखिर आम लोगों के आय कैसे वृद्धि होगी? हमने छत्तीसगढ़ में तो यही किया ना, कि चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, सबके जेब में पैसा डालने का काम किया। और आज वहाँ ना ही व्यापार में, ना उद्योग में कोई मंदी नहीं है। दीपावली में मैं तो उत्तर प्रदेश गया था, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से पूछा कैसी रही दीपावली? उन्होंने कहा बहुत फीकी रही। बोले क्यों? क्योंकि हमारे ग्राहकों को जेब में पैसा नहीं है। बोले छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं? एक जन खड़े हुए बोले हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, वहाँ व्यापार दीपावली खूब बढ़िया रही। उसका कारण क्या है? जो राहुल जी कहते थे कि आम जनता की जेब में पैसा जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ सरकार ने वो किया। बिल्कुल, कि आदिवासियों के समर्थन मूल्य, मतलब जो लघु वनोपज है, 7 की जगह 52 हमने खरीदा और समर्थन मूल्य में खरीदा, और उसको वैल्यू एडिशन किए, तो आदिवासियों की जेब में पैसा गया। फिर मजदूरों को मनरेगा के तहत हम काम दिए, जिसको ये कांग्रेस के असफलताओं को स्मारक कहते थे, वो मनरेगा जो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम किया। और जो किसान है उसके लगातार पिछले 3 साल से 2500 से ऊपर में हम धान खरीदी कर रहे हैं। तो ये जो उनका कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि अगर हम एमएसपी का कानून लाएंगे तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में वायबिलिटी खत्म हो जाएगा, वो गलत है? देखिए, ये लोग, मैं तो सुझाव भी दिया हूं और पत्र भी लिखा हूं 3 साल से, और प्रधानमंत्री की वर्चुअल बैठक में लगातार बोलता रहा हूं कि मेरे पास सरप्लस पेटी है, मुझे एथेनॉल बनाने की परमिशन दे दीजिए। 3.25 साल बीत गया है सुनेत्रा जी, लेकिन आज तक परमिशन नहीं दिए। यदि आपके पास सरप्लस अनाज है, उसका आप एथेनॉल बना दीजिए, या दूसरे और कुछ चीज बनाना चाहते हैं वो बना दीजिए। तो जो आप बायोफ्यूल बनाएंगे तो उससे होगा ये कि किसानों को दाम मिल जाएगा, नई फैक्ट्रियाँ खुलेगी, उसमें कुछ लोगों को रोजगार और व्यापार मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो विदेशी धान जो लग रहा है हमारे पेट्रोलियम पदार्थों खरीदने में, उसकी बचत होगी। तो मैं ये सुझाव मैं प्रधानमंत्री भी दे दिया हूँ, पेट्रोलियम मंत्री दे दिया, वो तो समझने की तैयार ही नहीं बिल्कुल। बल्कि पासवान जी उस खाद्य मंत्री थे, वो भी समझ रहे थे, प्रधान जी भी समझ रहे थे, लेकिन हाथ बंधे हुए, क्योंकि प्रस्ताव कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने दे दिया है, इस कारण से उसको स्वीकार करने में तकलीफ हो रही है। तो प्रधान जी आपकी बात सुन रहे थे, अब नए मंत्री हरदीप पुरी आए, वो नहीं सुन रहे आपकी बात? ये तो अभी पता नहीं, वो पीयूष गोयल जी है शायद, हरदीप पुरी जी हैं। हरदीप पुरी जी अभी आए हैं,
अब पता नहीं वो 2-4 जो मंत्री जो जाने पहचाने थे उसको तो हटा दिए, अब नए हैं उसको पहचानना पड़ेगा। नहीं तो अब जो मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, उसके बाद राजनाथ सिंह जी, उसके अलावा कौन कौन है वो समझ ही नहीं आता। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स समिट। थैंक यू।